सेक्शन 1 जीव विज्ञान बायोलॉजी। Q1 मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर फीमर, बी टिबिया टिबिया, सी स्टेप्स स्टेप्स, डी ह्यूमरस ह्यूमरस। उत्तर से स्टेप्स, कान की हड्डी। Q2 कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, से लाइसोसोम, डी केंद्रक। उत्तर बे माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 3 रिकेट्स रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। उत्तर डी विटामिन डी। Q4 मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ए 3.5, बी 7.4, से 10.5, डी 6.0। उत्तर बी 7.4 हल्का क्षारीय। Q5 आत्महत्या की थैली सुइसाइड बैग किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी गोल्जिकाय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तर ए लाइसोसोम। Q7 इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए बेंटिंग और बेस्ट, बी रोनाल्ड रॉस, सी लुई पास्चर, डी एडवर्ड जेनर। उत्तर ए से बेंटिंग और बेस्ट। Q8 फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए मीथेन, बी एथिलीन, सी ब्यूटेन, डी प्रोपेन। उत्तर बी एथिलीन एथिलीन। प्रश्न 9 मानव शरीर में पित्त बाइल कहाँ जमा होता है? ए यकृत लिवर, बी पित्ताशय गॉल ब्लैडर, सी अमाशय, डी प्लीहा। उत्तर बी पित्ताशय गॉल ब्लैडर। नोट बनता लिवर में है, जमा पित्ताशय में होता है। Q10 आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? ए डार्विन, बी मेंडल, सी लाइमार्क, डी अरस्तु। उत्तर बी ग्रेगर मेंडल सेक्शन। 2 भौतिक विज्ञान फिजिक्स। प्रश्न 11 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की तीव्रता, डी द्रव्यमान। उत्तर बी दूरी। Q द्वारा ध्वनि साउंड किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात से वैक्यूम। उत्तर डी निर्वात वैक्यूम। Q13 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय, सी संवेग संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रश्न 14 मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनता है? ए कॉर्निया, बी परितारिका आइरिस, सी पुतली, डी रेटिना रेटिना। उत्तर डी रेटिना। प्रश्न संख्या 15 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए उत्तल कॉन्वेक्स, बी अवतल कॉन्केव, सी समतल प्लेन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी अवतल दर्पण कॉन्केव। Q17 कार्य वर्क का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी डाइन। उत्तर ए जूल। Q18 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पोल्स पर, सी पृथ्वी के केंद्र में, डी एवरेस्ट की चोटी पर। उत्तर बी ध्रुवों पोल्स पर। Q19 फ्यूज तार फ्यूज वायर किसका बना होता है? ए तांबा और लोहा, बी तांबा और टिन, सी सीसा और टिन, लीड एंड टिन, डी एल्यूमिनियम। उत्तर सी सीसा और टिन। Q20 पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल दर्पण, डी अवतल दर्पण। उत्तर बी अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। Q21 हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सी नाइट्रोजन पेंटाओक्साइड, डी नाइट्रोजन। उत्तर बी नाइट्रस ऑक्साइड। Q32 आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? ए परमाणु भार, बी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, सी न्यूट्रॉन की संख्या, डी परमाणु घनत्व। उत्तर बी परमाणु क्रमांक। Q33 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए लोहा, बी प्लेटिनम, सी हीरा डायमंड, डी ग्रेफाइट। उत्तर सी हीरा। Q24 खाने वाले सोडे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ए Na2CO3, बी NaHCO3, सी NaCl, डी NaOH। उत्तर बी NaHCO3 सोडियम बिकार्बोनेट। Q25 किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ए सोडियम, बी मरकरी, सी कॉपर, डी आयरन। उत्तर ए सोडियम। Q26 सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। उत्तर सी एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड। प्रश्न संख्या 27 पीतल ब्रास किसकी मिश्र धातु है?
ए तांबा और जस्ता, Cu plus Zn, बी तांबा और टिन, सी तांबा और निकल, डी लोहा और क्रोमियम। उत्तर ए तांबा और जस्ता, Q28। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। उत्तर बी हीलियम, Q28। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग, किसका उदाहरण है? ए अपचयन, बी ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, सी बहुलीकरण, डी जस्टीकरण। उत्तर बी ऑक्सीकरण Q30। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ए मीथेन, बी एथेन, सी ब्यूटेन और प्रोपेन, डी एसिटिलीन। उत्तर सी ब्यूटेन और प्रोपेन। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने एक सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के सवालों का एक दिलचस्प संग्रह है। हाँ, लेकिन आज हम सिर्फ इन सवालों के जवाब नहीं देंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इसे एक सफर की तरह देखेंगे, एक ऐसा सफर जो पैमाने मतलब स्केल को बदलता रहेगा। बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे हमारे अपने शरीर के अंदर की, वो जो अविश्वसनीय रूप से छोटी और जटिल मशीनरी है, वहां से। फिर हम जूम आउट करेंगे और उन बड़े सार्वभौमिक नियमों को देखेंगे जो ग्रहों से लेकर सितारों तक हर चीज को नियंत्रित करते हैं। और अंत में हम फिर से जूम इन करेंगे उन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स तक, मतलब उन परमाणुओं और तत्वों तक जिनसे ये सब कुछ बना है। तो ये हमारे जैविक हम से भौतिक ब्रह्मांड और फिर उसकी रासायनिक हकीकत तक का सफर है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सफर की शुरुआत होती है जीव विज्ञान से, यानी हमसे। पहला ही तथ्य है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो हमारे कान में होती है। ये सुनकर लगता है कि ठीक है, एक फैक्ट है। हाँ, पर जब आप इसके आकार के बारे में सोचते हैं, मतलब ये चावल के दाने से भी छोटी है। सही बात है। और इतनी छोटी सी चीज का हमारे सुनने में इतना बड़ा रोल कैसे हो सकता है? ये अपने आप में कमाल है। वही तो। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। वो छोटी सी हड्डी एक लिवर की तरह काम करती है। एक लिवर की तरह? अच्छा। जी, ये कान के पर्दे से आने वाले कंपन को लेती है और उसे कई गुना बढ़ाकर हमारे आंतरिक कान तक भेजती है। इसके बिना आवाज की दुनिया हमारे लिए बहुत बहुत धुंधली और शांत होती। वाह। ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितनी बारीकी से डिजाइन किया गया है। और इसी बारीकी का एक और उदाहरण है खून का पीएच मान, जो कि 7.4 होता है। हाँ, ये क्विज में है 7.4, यानी थोड़ा सा क्षारीय है। हम अक्सर सुनते हैं एल्कलाइन वाटर या एल्कलाइन डाइट के बारे में। क्या ये उससे जुड़ा है? कुछ हद तक, पर यहाँ बात डाइट से ज्यादा शरीर के अंदरूनी संतुलन की है। तो क्या थोड़ा ज्यादा या कम होने से वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। हमारे शरीर में हजारों केमिकल रिएक्शंस हर सेकंड हो रहे हैं, जिन्हें एंजाइम नियंत्रित करते हैं। अच्छा। और ये एंजाइम बहुत, यूं कहिए, नखरीले होते हैं। उन्हें काम करने के लिए बिल्कुल सटीक माहौल चाहिए, और 7.4 का पीएच उसी माहौल का हिस्सा है। तो अगर ये थोड़ा भी बदल जाए? हाँ, अगर ये 7.2 या 7.6 भी हो जाए, तो ये एंजाइम काम करना बंद कर देंगे और शरीर का पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। ओह। तो हाँ, जीव विज्ञान असल में बहुत ही जटिल और नियंत्रित रसायन विज्ञान है जो हमारे अंदर चल रहा है। वाह, यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए इस सिक्के को थोड़ा और करीब से देखते हैं, सेलुलर लेवल पर। जरूर। यहाँ दो बड़े नाटकीय नाम आते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस, और आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सच में एक पावर हाउस है। कैसे? ये हमारे भोजन से ग्लूकोज और हवा से ऑक्सीजन लेकर उसे एटीपी नाम की ऊर्जा में बदलता है। यही एटीपी हमारी कोशिकाओं का ईंधन है। इसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। और ये आत्महत्या की थैली सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या कोशिका के पास अपना कोई सुसाइड स्क्वाड होता है? एक तरह से हाँ। लाइसोसोम कोशिका का वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग सिस्टम है। वेस्ट मैनेजमेंट? जी, जब कोशिका का कोई हिस्सा पुराना या खराब हो जाता है, तो लाइसोसोम उसे अपने शक्तिशाली एंजाइम से पचाकर खत्म कर देता है। अच्छा, तो वो सफाई का काम करता है? हाँ, लेकिन अगर पूरी कोशिका ही किसी वायरस से संक्रमित हो जाए या कैंसर जैसी गड़बड़ी का शिकार हो जाए, तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर सकता है। ओह। ये एक बलिदान है ताकि वो संक्रमण या बीमारी बाकी शरीर में न फैले। कमाल है, यानी हमारे अंदर खरबों छोटे छोटे शहर हैं जो अपने नियम कानून
और सुरक्षा प्रणालियों के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जाहिर है ये सारी समझ हमें रातों रात नहीं मिली, इसके पीछे कुछ बड़ी खोजें थी। जैसे क्विज में ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा गया है। हाँ, और इंसुलिन की खोज का श्रेय बैंटिंग और बेस्ट को दिया गया है। और ये सिर्फ अकादमिक तथ्य नहीं है, इन खोजों ने दुनिया बदल दी। सही बात है। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके हमें पहली बार समझाया कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। उनके काम के बिना आज जेनेटिक इंजीनियरिंग या वंशानुगत बीमारियों को समझना असंभव होता। और इंसुलिन, आज तो डायबिटीज एक आम बीमारी लगती है, लेकिन बेंटिंग और बेस्ट से पहले टाइप 1 डायबिटीज का मतलब था मौत। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। उनकी खोज ने डायबिटीज को एक लाइलाज बीमारी से एक प्रबंधनीय स्थिति में बदल दिया। इन खोजों ने लाखों करोड़ों जीवन बचाए हैं। और जीवन बचाने की बात से ही एक और तथ्य याद आता है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। और इसी के साथ एक और दिलचस्प तथ्य है कि फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल होता है। ये दोनों बातें बहुत अलग लगती हैं, एक तरफ खून, दूसरी तरफ फल, पर क्या इनमें कोई छिपा हुआ कनेक्शन है? एक बहुत गहरा कनेक्शन है। ये दोनों ही केमिकल सिग्नलिंग और मोलिकुलर रिकग्निशन के उदाहरण हैं। मॉलिक्यूलर रिकग्निशन मतलब अणुओं की पहचान? हाँ, हमारे खून की कोशिकाओं की सतह पर खास प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। आपका शरीर अपने एंटीजन को पहचानता है। ओ नेगेटिव ब्लड में कोई एंटीजन नहीं होता। अच्छा, इसलिए शरीर उसे भारी तत्व मानकर खारिज नहीं करता। बिल्कुल, ये एक तरह की आणविक पहचान है। दूसरी तरफ एथिलीन एक प्लांट हार्मोन है, एक केमिकल सिग्नल जो फल की कोशिकाओं को कहता है अब पकने का समय आ गया है। वाह, तो एक तरफ इंसान का जीवन बचाने वाली आणविक पहचान है और दूसरी तरफ एक पौधे के जीवन चक्र को नियंत्रित करने वाला रासायनिक संकेत। सही पकड़े। तो हमने शरीर के अंदर की जटिल दुनिया देख ली। अब जैसा हमने तय किया था, जूम आउट करते हैं। बड़े नियमों की तरफ। हाँ, उन नियमों की तरफ जो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, यानी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। और शुरुआत एक क्लासिक सवाल से। कौन सा? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? इसमें वर्ष शब्द सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह समय की इकाई होगी। ये एक बहुत आम गलतफहमी है और ये हमें ब्रह्मांड के विशाल आकार का अंदाजा देती है। कैसे? एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। ये लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है। 9.5 ट्रिलियन? हाँ, हमारा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी हमसे 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। ये इतनी बड़ी दूरी है कि हमारा दिमाग इसकी कल्पना भी मुश्किल से कर पाता है। और इसी अंतरिक्ष की एक और सच्चाई है कि वहां कोई आवाज नहीं होती। मतलब हॉलीवुड की फिल्मों में जो हम स्पेसशिप के बड़े बड़े धमाके देखते हैं, वो सब असल में खामोश होने चाहिए। बिल्कुल खामोश। बिल्कुल। ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, हवा, पानी या कोई ठोस चीज। अंतरिक्ष लगभग एक निर्वात यानी वैक्यूम है। अच्छा। वहां कण इतने दूर दूर होते हैं कि वे एक दूसरे से टकराकर कंपन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो स्टार वॉर्स के सारे धमाके असल में पूरी तरह शांत होने चाहिए थे। खैर, उन धमाकों से बचकर जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाते हैं वे संवेग संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर काम करते हैं। जी। अब यहां से वापस धरती पर आते हैं। क्विज में 2 दिलचस्प बातें हैं जो प्रकाश से जुड़ी हैं। एक तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, कॉन्केव मिरर। और दूसरा ये कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला भी एक अवतल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस की तरह काम करता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब लगता है, लेकिन दोनों के पीछे प्रकाश को नियंत्रित करने का एक ही विज्ञान है। वो क्या? अवतल सतह यानी अंदर की ओर मुड़ी हुई सतह प्रकाश के किरणों को एक जगह इकट्ठा करती है। शेविंग मिरर असल में एक लाइट कलेक्टर है। लाइट कलेक्टर? हाँ, वो आपके चेहरे से टकराकर आने वाली रोशनी को इकट्ठा करके फोकस करता है, जिससे एक बड़ी और सीधी छवि बनती है। अच्छा। और पानी का बुलबुला, अब पानी के अंदर हवा के बुलबुले की कल्पना कीजिए। प्रकाश पानी से हवा में जाते हुए अपनी दिशा बदलता है। बुलबुले का घुमावदार आकार उस प्रकाश को बाहर की तरफ फैला देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक अवतल लेंस करता है। तो ये वही सिद्धांत है जो बड़ी बड़ी दूरबीनों में भी इस्तेमाल होता है ना? बस पैमाने का फर्क है। बिल्कुल। एक तरफ हम अपनी दाढ़ी देख रहे हैं, दूसरी तरफ अरबों किलोमीटर दूर के सितारे। अद्भुत। अच्छा, यहाँ कुछ और बुनियादी सवाल भी हैं, जैसे कार्य की इकाई जूल है और एक सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ये मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है। मैं सोचता था कि हर जगह एक जैसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या फर्क कितना ज्यादा होता है कि हमें महसूस हो?
मतलब अगर मैं नॉर्थ पोल पर जाकर अपना वजन करूं तो क्या वो ज्यादा आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। बहुत ज्यादा नहीं, शायद लगभग 0.5% ज्यादा, लेकिन आपका वजन सच में थोड़ा बढ़ जाएगा। सच में? हम्म क्यों? इसकी वजह ये है कि पृथ्वी एक आदर्श गोला नहीं है। अपनी धुरी पर घूमने के कारण यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। अच्छा। इसे ओब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। इसका मतलब है कि ध्रुव पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा करीब हैं। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दूरी जितनी कम होगी, खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल सही। तो हमने अपने अंदर की बायोलॉजी देखी, ब्रह्मांड को चलाने वाली फिजिक्स को समझा। अब हमारे सफर का तीसरा और आखिरी हिस्सा। अब हम फिर से जूम इन कर रहे हैं। हाँ, उस चीज पर जिससे ये सब कुछ बना है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और शुरुआत एक मजेदार गैस से करते हैं, हंसाने वाली गैस। नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, N2O। तो ये कमाल की बात है ना, कि एक केमिकल आपको हंसा सकता है और दूसरा, जैसे सिरके में पाया जाने वाला एसिटिक एसिड, अचार में खट्टापन लाता है। ये सब हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कैसे खेलते हैं? असल में ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमारे शरीर के न्यूरॉन्स के साथ जुड़कर उनके सिग्नल भेजने के तरीके को बदल देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड दर्द के सिग्नल को ब्लॉक करता है और डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे खुशी का एहसास होता है। और पदार्थों के गुणों की बात करें तो यहाँ दो एकदम विपरीत उदाहरण हैं। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कि कार्बन का ही एक रूप है। और दूसरी तरफ सोडियम है, एक धातु, लेकिन इतना नरम कि उसे मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? दोनों ही चीजें परमाणुओं के झुंड हैं, फिर भी इनके गुण इतने अलग। इसका सारा राज परमाणुओं के बीच के रिश्ते यानी उनके बंधन में छिपा है। बंधन में? जी। हीरे में हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से बहुत मजबूत सहसंयोजक बंधन, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स से जुड़ा होता है। ये एक त्रिआयामी जाल जैसी संरचना बनाता है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और यही उसे बेहद कठोर बनाता है। बिल्कुल। तो ये परमाणुओं की एक टीम है जो एक दूसरे को बहुत कसकर पकड़े हुए है। सही कहा। जबकि सोडियम में परमाणुओं के बीच का धात्विक बंधन, मेटालिक बॉन्ड, बहुत अलग तरह का होता है। वो कैसे? उसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जिससे परमाणुओं की परतें एक दूसरे पे आसानी से फिसल सकती हैं। इसीलिए ये नरम होता है। अच्छा, तो एक तरफ मजबूत स्थिर बंधन है और दूसरी तरफ लचीला फिसलने वाला बंधन। बिल्कुल। तो हम इंसान भी तो यही करते हैं। हम तत्वों को मिलाकर अपनी जरूरत के हिसाब से उनके गुणों को बदलते हैं। एक तरह से केमिकल शेफ हैं हम। आपका केमिकल शेफ वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसे पीतल, जो तांबे और जस्ते का मिश्रण है, या घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस, जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। हम इन्हें मिलाते ही क्यों हैं? हम बेहतर स्वाद यानी बेहतर गुण के लिए मिलाते हैं। शुद्ध तांबा नर्म होता है, लेकिन उसमें जस्ता मिलाने से पीतल बनता है, जो ज्यादा मजबूत होता है और उस पर जंग भी आसानी से नहीं लगती। अच्छा, और LPG? इसी तरह ब्यूटेन और प्रोपेन सामान्य तापमान पर गैस होती हैं, लेकिन उन पर थोड़ा सा दबाव डालने से वे आसानी से तरल बन जाती हैं। इसी गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरना, ट्रांसपोर्ट करना और इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ये तो व्यवहारिक रसायन विज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और केमिस्ट्री की नींव यानी आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि केमिस्ट्री को समझने का पूरा नजरिया है। हाँ, ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इसके पहले वैज्ञानिक क्या कर रहे थे? क्या सब कुछ बिखरा हुआ था? काफी हद तक। पहले वैज्ञानिक तत्वों को उनके परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के आधार पर व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पैटर्न में कुछ गड़बड़ियां आ रही थीं। मतलब वो तरीका सही नहीं था? नहीं, वो एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहां किताबें उनके वजन के हिसाब से रखी थीं, न कि उनके विषय के हिसाब से। फिर हेनरी मोजरी ने दिखाया कि किसी तत्व की असली पहचान उसका परमाणु क्रमांक है, यानी उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। और जब इस आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया, तो सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। उनके गुणों का एक स्पष्ट और सटीक पैटर्न सामने आया। ये केमिस्ट्री की डिक्शनरी बन गई, जो हमें तत्वों के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद करती है। तो हमने कान की सबसे छोटी हड्डी से शुरू करके एक प्रकाश वर्ष की दूरी तक का सफर तय किया। कोशिका के पावर हाउस से लेकर हीरे को कठोर बनाने वाले बंधन तक। आज की इस चर्चा से जो एक बात निकल कर आती है, वो ये कि विज्ञान के ये तथ्य अलग थलग जानकारी के टुकड़े नहीं हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। परमाणु कैसे बनते हैं
ये तय करता है कि हीरा कठोर होगा या सोडियम नरम। गुरुत्वाकर्षण का नियम तय करता है कि रॉकेट को पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। और हमारे शरीर के अंदर का रसायन विज्ञान तय करता है कि हम कैसे जीते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो कितना भी जटिल लगे, कुछ बुनियादी और समझने योग्य सिद्धांतों पर चलता है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी को चलाती है और कैसे फिजिक्स के नियम इन दोनों के लिए एक मंच तैयार करते हैं। और इसी समझ को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। जरूर पूछिए। इस क्विज में बताया गया है कि गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि वो हवा से हल्की होती है। जी। हाइड्रोजन भी हवा से हल्की होती है, असल में हीलियम से भी ज्यादा, और शायद ज्यादा आसानी से उपलब्ध भी। तो फिर हम गुब्बारों में हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते? अच्छा सवाल है। इतिहास की किस बड़ी और दुखद घटना ने हाइड्रोजन के बजाय थोड़ी महंगी लेकिन कहीं ज्यादा सुरक्षित हीलियम को हमारी पहली पसंद बना दिया?